Hello and welcome back to this रिवीजन सीरीज जिसमें मैं नीट 2025 को टारगेट करते हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी एटलीस्ट पढ़ाई जाए। तो ये मेरे बारे में और नीट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है और ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने का मेरा प्लान है। एक्सक्यूज मी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जैसे मैंने आपको पहले भी स्नैपशॉट्स दिए थे, तो मैं पिछले स्लाइड में पिछले लेक्चर में ये दो स्नैपशॉट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डालना भूल गया था। याद करिए, हमने पिछली बार कंडक्टिंग पार्ट और जो है रेस्पिरेटरी पार्ट के बारे में पढ़ा था। जितनी भी चीजों के बारे में पढ़ा था उसको आप मेरे पिछले वाले वीडियो में डाल देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है। और ये सेकंड लेक्चर है, दैट विल बी लेक्चर 2। और ये वो दो स्नैपशॉट्स हैं जो मैंने पिछले उसमें नहीं डाले थे, लेक्चर में नहीं डाले थे, ये इस वाले लेक्चर में है। अगेन, स्नैपशॉट्स डालने का सिर्फ दो रीजन है। पहली बात तो ये है कि अगर मुझसे कुछ भी छूटता है, अगर मैं कोई भी चीज नहीं कवर अप कर पाता हूं, तो आप उसे कवर अप करें। दूसरा, आपकी रीडिंग की हैबिट हो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है नीट में, तो और मुझे 100% विश्वास है कि अगर आप मेहनत से करते रहेंगे तो आपका हो जाएगा नीट में, आगे आपको बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, राइट? तो आपकी रीडिंग हैबिट अभी से डेवलप हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है एटलीस्ट एनसीईआरटी की बायोलॉजी की किताब तो बिल्कुल रीड करें। रीड करेंगे, जितना बार रीड करेंगे उतने ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फंडामेंटल है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का ये लेक्चर समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको जो आप एमबीबीएस में फिजियोलॉजी वाला या बायोकेमिस्ट्री वाला, स्पेशली फिजियोलॉजी वाला चैप्टर जो पढ़ते हैं, जो गाइडलाइन की बुक मेडिकल में यूज होती है, वो आप बहुत अच्छे से, अगर आज आज का आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, राइट? अब क्या है कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? इंस्पायर करने का मतलब ये है कि हम एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को, ऑक्सीजन को नहीं, रिमेंबर ये एक थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज है। हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम वो एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है। तो एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन इंस्पिरेशन में, जब आपके अंदर जो है सांस आप अंदर लेते हैं। एक्सपिरेशन इज एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। रिमेंबर, एल्वियोलर एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड and atmospheric air is rich in oxygen. It's not oxygen that is inhaled, it's alveolar air or atmospheric air that is rich in either carbon dioxide or oxygen depending on the situation and circumstances. तो यह चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से, 5th 6th से लेकर 10th 11th में भी डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। क्या डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि भैया आपके कमरे में आपने रूम फ्रेशनर लगाया और पूरा कमरे में खुशबू आ गई। आपने कमरे के कोने में अगरबत्ती जलाई और पूरे कमरे में खुशबू आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जो फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स थे, वो एक कंसंट्रेटेड जगह से होमोजेनियस मिक्सचर में पूरी जगह ट्रेवल किए, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली आप करंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसमें वोल्टेज वाला जब चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जहां आप कहते हैं करंट कहाँ फ्लो होता है, करंट वहां फ्लो होता है जहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट? हम पोटेंशियल की बात नहीं करते, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात थोड़ी सी अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो उसमें भी यही होता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज भी हम यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करने जा रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करने जा रहे हैं। जहां पे भी ग्रेडियंट टर्म यूज आए, दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जहां पे भी ग्रेडियंट टर्म यूज आए, इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसी बड़ी चीज से किसी छोटी चीज का डिफरेंस या उसका सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट या वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाएं, तो हम क्या सीखेंगे कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा लंग प्रेशर से, तो इंस्पिरेशन होगा।
यानी कि हवा अंदर आएगी। और जब पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नोटेशंस दे रखे हैं। पीएल जैसे दिस रिप्रेजेंट्स द प्रेशर विद इन द लंग्स, पीए दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जैसे ही आपका, जब आपका जो प्रेशर है, किसका प्रेशर, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, 1 मिनट रुक के समझने की कोशिश करते हैं। the idea is not to make you memorize things, the idea is to make you things understand। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपका एक फाउंडेशन अच्छा क्रिएट होगा। जब आप लंग्स की बात कर रहे हैं या जब आप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपके लंग्स के अंदर का ऑक्सीजन या पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, जिसको हम PO2 से भी, ये अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेसन में इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं, बट अभी एक रफ आपको एक एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं। तो जब आप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर से कम होगा, इसलिए ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर आएगी। ठीक है, सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में कम होगा, तभी एयर बाहर की तरफ जाएगी। राइट, तो लंग्स से जब एटमॉस्फेयर में एयर जा रही है तो वो पहली बात तो CO2 रिच है, दूसरी बात उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर मूव कर रही है तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लंग्स, तभी मूव कर रही है। ठीक है, अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगली स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, प्लीज लुक दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बनाया है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट को। आप ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यानी एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, काल्पनिक सवाल है। ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके कंसेप्ट की बिल्डिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा फनी या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। इन एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन अ प्लैनेट लाइफ 869। आजकल मल्टीवर्स का, ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स का और पैरेलल यूनिवर्सेस का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम मानते हैं कि हमने एक प्लैनेट 869 डिस्कवर कर ली और उसमें एक स्पीशीज भी डिस्कवर कर ली जो होमो सेपियंस की तरह है। द प्लैनेट शोज द सेम रूल ऑफ साइंस, यानी कि सारे रूल्स बराबर हैं, जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो बराबर हैं, यूनिवर्सल है। लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम द स्पीशीज इज जस्ट लाइक होमो सेपियंस। ठीक है, हमारी तरह की स्पीशीज है होमो सेपियंस। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लैनेट इज 45 mm of Hg। अभी किसका प्रेशर है? ऑक्सीजन का मानना है, ऑक्सीजन का मान लीजिए, ये ऑक्सीजन का मान लीजिए, सेम चीज है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का 45 mm of Hg। अंडर व्हाट कंडीशंस विल द ऑर्गेनिज्म इंस्पायर एंड एक्सपायर? ठीक है, ये आपको कुछ मैंने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर्स दे रखे हैं, 40 है, 50 है, 60 है, 35 है, 20 है, 32 है। रिमेंबर, ये क्वेश्चन कोई भी एक एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये समझाने के लिए कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, कैसे प्रेशर मूव करता है, एयर मूव करती है इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आप ग्रास्प भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और
इस सवाल के जवाब का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके अगले कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप होंगे। देखिए, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता तो है, ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से एयर का या तो इनफ्लो मूवमेंट होता है, इंस्पिरेशन होता है, या आउटफ्लो मूवमेंट होता है, एक्सपिरेशन होता है। लेकिन ये बनता कैसे है? कोई जादू मैजिक तो है नहीं, डेफिनेटली साइंस है, लॉजिक की बात है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा। तो हाँ, यहाँ पे डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स काम करती हैं, जो कि ये प्रेशर बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, पूछा जाएगा, अच्छा सवाल पूछा जाएगा। बहुत अगर अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, तो बहुत अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से, इस सेक्शन से। Diaphragm and specialized external and internal intercostal muscle between the ribs are essential, are important for generation of the pressure gradient between lungs and atmosphere. ठीक है, फिर से डायाफ्राम और स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंस्पिरेशन पे। इंस्पिरेशन का क्या, मैंने दो टॉपिक क्या बताए। पहली बात तो ऑक्सीजन रिच एयर एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई के अंदर आएगी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज्यादा होगा किसके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के। पढ़ते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, ये मैंने इसीलिए रेड से किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ सकती है मैच द कॉलम में, असर्शन रीजनिंग में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में, और डायरेक्टली जैसे सिंपल एमसीक्यू में भी आ सकती है। Contraction of external intercostal muscle lifts up the rib and the sternum and increase in the volume of the dorsal and ventral axis. ठीक है, पहली बात तो यह है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब, जो आपका रिब है उसको लिफ्ट करता है, एंड स्टर्नम, कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब and the sternum and increase the volume of the dorsal ventral axis. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Contraction of the diaphragm leads to increase in the volume of the thoracic cavity. ठीक है, इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये जो काम करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो स्टर्नम को और रिब को लिफ्ट करता है, ये वॉल्यूम बढ़ाता है थोरेसिक कैविटी का इन द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स आपके सवाल बना सकते हैं। अब इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम ऑल्सो सिमिलरली इंक्रीजेस द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, ये छोटी सी एक्टिविटी है इस चीज को महसूस करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो किताबों में लिखा है वो फालतू नहीं लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या कर सकते हैं, चेस्ट पे अपना हाथ रख सकते हैं, एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, आपको एक्चुअल में फील होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का अपलिफ्टमेंट, रिब्स का अपलिफ्टमेंट और रिलैक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं और कहते हैं कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है। अब इस बात से थोड़ा सा बचिए कहने से कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है, क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर साइंस, बायोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। एंड एज अ बायोलॉजिस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को भी समझने की कोशिश करिए, रटिए मत। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, दिस पार्ट अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रिजल्टिंग इन द एयर फ्रॉम रिजल्टिंग इन एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स।
जैसे ही आपने पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज किया, पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ है ये? मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है ये कौन सा लॉ है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के। जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, यही डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी किताब का है, कहीं कुछ और कहीं से नहीं उठाया है, ये एनसीईआरटी का किताब का डायग्राम है, जहां पे आपको रिब्स और स्टर्नम रेज्ड दिख रहे हैं, एयर एंटरिंग दिख रही है, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज दिख रहा है, रिब केज दिख रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आप रिलैक्स्ड का भी देख लीजिए, एयर एक्सपेल्ड आउट, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, डायफ्राम रिलीज्ड एंड आर्च अपवर्ड, वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स डिक्रीज। ठीक है, एक्सपिरेशन क्या है? जैसे इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, वैसे एक्सपिरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम होता है, एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू इट्स नॉर्मल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट। हमने इंस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल और एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, आराम से इस चीज को पढ़ना है, समझना है। अगेन, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, वहां पे क्या था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कहां पे, कहां की बात कर रहा हूं? इंस्पिरेशन के। इंस्पिरेशन मतलब क्या? जब पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आएगी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अभी क्या बात कर रहा हूं मैं? एक्सपिरेशन की बात कर रहा हूं, जहां पे रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व हैं, वापस स्टर्नम और रिब्स को अपने नॉर्मल स्टेट में ले जाएंगी। इससे क्या होगा? जैसे वहां पे इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम हुआ था, यहाँ डिक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम होगा, रिड्यूस इन द थोरेसिक वॉल्यूम एंड द पल्मोनरी वॉल्यूम, thereby increasing the intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, resulting in expiration। काम खत्म। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कब होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसका एक मैं चार्ट भी दिखा रहा हूं। मसल प्रेजेंट इन द एब्डोमेन can also help us increase the strength of inspiration and expiration। कपालभाति योग, योगा, पहली बात तो वो योगा नहीं है, वो योग है, पर ठीक है, आप योगा भी बोल सकते हो उसको। कपालभाति जो बहुत ही तेज एक्सरसाइज वाली होती है, जिससे आपके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का बहुत फास्ट फास्ट मूवमेंट होता है, दैट कैन मसल्स प्रेजेंट इन एब्डोमेन that can help you increase the strength of inspiration and expiration। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेथ रेट इज 12 to 16 मिनट्स टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब वो उसे आवर में पूछ ले, सेकंड में पूछ ले, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा से टफ सवाल बनाएगा, और मेरे ख्याल से एग्जामिनर को टफ सवाल बनाने चाहिए, मतलब अगर 2024 की बात लें और अगर 69-70 लोगों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, तो दैट्स एक्चुअली नॉट राइट। ठीक है, बट ठीक है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द स्पायरोमीटर। अब स्पायरोमीटर दिखता कैसा है? एनसीईआरटी ने स्पायरोमीटर का नाम तो मेंशन किया, लेकिन स्पायरोमीटर का अगर फिगर भी लगा देते तो ठीक होता, पर कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं लगाया, हम लगा देते हैं। तो यह है स्पायरोमीटर का फिगर। इसमें आप ये जो माउथ पीस देख रहे हैं, इसमें आप सांस अंदर लेते हैं, इसमें आप सांस मतलब पहले फूंक मारते हैं,
और एक्सेल करते हैं, एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो ये समझ में आता है कि आपकी कैसी कैपेसिटी है, कैसे आपके डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के बारे में, एक्सपिरेशन के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ रिवीजन के लिए। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स रहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स रहती है, thoracic and pulmonary volume increases, thoracic and pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure decreases, intrapulmonary pressure increases, atmospheric air is inspired in, atmosphere alveolar air is expired out, इसीलिए मैंने एयर का नाम लिया है, air which is rich in oxygen in case of inspiration, in case of expiration air which is released rich in carbon dioxide. PL यानी intrapulmonary pressure is less than atmospheric pressure. Atmospheric pressure in case of expiration is less than intrapulmonary pressure. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सवाल बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, आते हैं, आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसी से मिलता जुलता एक पार्ट है, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज, हाँ, तो उससे पहले ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मैंने स्नैपशॉट डाला हुआ है, जैसे कि मैंने उसमें पहले में बताया था। रीडिंग हैबिट होनी ही चाहिए, अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, बट फिर आपका काम ज्यादा नहीं बनेगा। और एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी है, आपको कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको गाइटन वाइटन नहीं पढ़नी है, आपको अभी नहीं पढ़नी है। जब पढ़नी होगी तब आपको, जब आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको वो किताबें पढ़नी है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, तो प्लीज पढ़िए। ये दोनों स्नैपशॉट्स मैंने डाल रखे हैं, वीडियो पॉज करेंगे, इनको पढ़ेंगे, या आपके पास तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी होगा आप उससे पढ़ेंगे। प्लस प्लस प्लीज 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 रीडिंग हैबिट डेवलप करिए अभी से, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंपल बेसिक एडिशन कैलकुलेशन है, पूछी जा सकती है, बेसिक सवाल बनेंगे, अच्छे सवाल भी बन सकते हैं थोड़े से, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगेन यहाँ पे जहां पे भी रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है, क्योंकि मैंने बताया था रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी प्रोडक्शन से है, ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। पर ठीक है, मिसनोमर है, पर ठीक है, अभी के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 500 ml होता है, तो 500 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग आपका ऐसे ही आ जाएगा, 600 से 8000 ml पर मिनट आता है, ऐसे आ जाएगा। okay. उसके बाद आता है आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यानी आपने बहुत फोर्सफुल इंस्पिरेशन ले लिया, मतलब बहुत लंबी सांस खींच ली, उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर होती है या एयर आप ले सकते हैं, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। वो होती है 2500 से 3000। ईआरवी होती है आपकी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर फोर्सफुल बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी आपने बहुत, एक मिनट, ये शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सॉरी आफ्टर फोर्सफुल नहीं, बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। यानी जब आप लंबी सांस लेते हैं, बहुत जोर से सांस खींचते हैं, वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू जो आप एयर इंस्पायर करते हैं, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व के वॉल्यूम होता है। 2500 से 3000 होता है, सॉरी फॉर दैट, मेरा थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो उस चीज में ये है। दूसरा आपका है कि एडिशनल वॉल्यूम ईआरवी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब आपने बहुत तेजी से फोर्स से सांस को बाहर छोड़ा, वो है 1000 से 1100 ml। ठीक है, अब आता है आपका रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन 1100 से 1200 ml। आपने जब पूरी
अपनी जान लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के सांस छोड़ दी, तब भी 1100 से 1200 ml की एयर बची। क्यों? उसका रीजन ये है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट उसका रीजन ये है कि अगर वो एयर नहीं बचेगी तो आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, ये कुछ टाइडल वॉल्यूम, ये कुछ रिजर्व रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं जो आपको दिए गए हैं। अगेन टीवी कितना है, 500 ml, आईआरवी 2500 से 3000, ईआरवी 1000 से 1100 और आरवी 1100 से 1200। अब इन्हीं को थोड़ा सा एडिशन वगैरह करके हम कुछ कैपेसिटीज निकालते हैं। आइए देखते हैं। आईसी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से आप क्या सोचते हैं? कैपेसिटी से आप क्या निकाल सकते हैं? इंस्पिरेटरी का मतलब क्या है, खुद सोचिए। टाइडल वॉल्यूम तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान। पिछली वाली स्लाइड में यही तो पढ़ाया था कि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान हमेशा प्रेजेंट रहेगा। हमें क्या करना है, अब उसमें हमने जितनी लंबी सांस ली वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो टीवी आपने डाला, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, यहां आपने डाला आईआरवी, कितना था आईआरवी? 2500 से 3000, आगे 3000 से 3500, यानी 3000 टू 5000 ml। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? द वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, ये कितना है? टीवी अगेन 500, ईआरवी यानी आप कितना ताकत लगा के जितना अपना आप सांस छोड़ सकते हैं, हवा छोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, उतना आप जो है वो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। द एयर दैट यू कैन ब्रीथ आउट, राइट, द एयर दैट यू कैन ब्रीथ आउट इज 1500 टू 1600 ml। ठीक है, अब आते हैं आपके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, इसमें आते हैं आरवी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम और ईआर। ठीक है, 1100 से 1200 ml, दैट इज प्लस 1000 टू 100 1100 ml, 2100 से 2300 ml, यानी 2100 टू 2300 ml। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी आता है आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ईआरवी कितना है आपका? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है आपका? 1000 से 1100। टीवी आपका कितना है? 500। आईआरवी आपका कितना है? 2500 से 3000। ठीक है, ये आपका आता है 4000 से 4600, यानी 4000 टू 4600। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, अब यहां पे वीसी में क्या हो सकता है? दो स्टेटमेंट आ सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद एक पर्सन कितनी एयर अंदर अपने खींच सकता है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितनी एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी जो सांस है वो ब्रीथ आउट कर सकता है। वो दोनों वाइटल कैपेसिटी आती है। ठीक है, टीएलसी आता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग्स एट द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। इसमें आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5100 टू 5800, 6000 के आसपास। और टीएलसी का दूसरा है वीसी प्लस आरवी, जिसमें वीसी अगेन क्या है? वीसी अगेन क्या है? वीसी अगेन आपका ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी है, दैट इज 4600, 4000 to 4600 plus 1100, 1200, that results in C। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताया जो एनसीईआरटी में है। इसका एक चार्ट भी आता है, डायग्राम भी आता है, जिसमें हम वाइटल कैपेसिटीज डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिवीजन क्लासेस के दौरान
जब इस पे सम्स करवाऊंगा, जब इस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं डायग्राम लाऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है तो पढ़ लीजिए, वरना आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, और ये जो है आपके जितने भी आपकी कैपेसिटीज हैं वो सारी मैंने एक जगह पॉइंट आउट कर दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और आप बताइए मैं इस वीडियो को, अपने लेक्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले तो देखा कि मैंने 2 स्नैपशॉट्स दिए थे आपको, जिसमें पीछे का जो भी मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने बेसिक बताया था। किस चीज का बेसिक बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हमारा जो नेजल पैसेज से लेकर और नीचे एल्विलाई तक का पूरा सिस्टम क्या है। उसमें मैंने आपको कंडक्टिंग पार्ट बताया था, रेस्पिरेटरी पार्ट बताया था, मैंने ये बताया था कि कंडक्टिंग पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। इस तरह से एक बेसिक ओवरव्यू दिया था आपको चैप्टर का। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बेसिकली बताया, ब्रीदिंग होती कैसे है, ब्रीदिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ा सा कैपेसिटीज के बारे में बताया। पहले हमने क्या बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज्यादा होता है पल्मोनरी प्रेशर से, तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आती है, जब कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो डायफ्राम चाहिए होता है, और स्पेशलाइज्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स चाहिए होते हैं। और इंस्पिरेशन में कौन सा इन्वॉल्व होता है दोस्तों? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स होता है। बस इंस्पिरेशन में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, एयर अंदर आती है, इंस्पिरेशन हो गया। एक्सपिरेशन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में होता है आपका डायाफ्राम रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होती हैं, थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होता है, एक्सपिरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ वाइटल कैपेसिटीज हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, समझेंगे चीजों को, और हम अगली क्लास में मिलते हैं जहां पे मैं आपको ब्रीथिंग को और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं पिछली क्लास का लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ में आपसे अर्ज करूंगा कि आपको जो मैंने सवाल दिया है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। गलत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जितनी गलतियां करेंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, और प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस न्यू चैनल। ठीक है, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा, मेथड अपने चेंज करता रहूंगा, और इंगेज रहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच।